So very good evening everybody, and in the last class I guess we have completed the 3 steps. First step was the glycolysis. Glycolysis के बाद आप लोगों को पता है कि हमारे पास एसिटाइल कोए होता है, राइट? सो कन्वर्जन इनटू द एसिटाइल कोए। और लास्ट स्टेप जो था हमारे पास वो था क्रेब्स साइकिल, राइट? तो इसी के अंदर हमारी पूरी की पूरी एटीपी की आपूर्ति हो चुकी थी, यू नो इट, राइट? एटीपी का प्रोडक्शन हो चुका था हमारे पास, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनकर आया था? क्या सिर्फ और सिर्फ इन सब स्टेप्स के अंदर एटीपी बनकर आया था? तो क्या बनकर आया था फिर? और कैन वी से एनएडीएच बनकर आया था हमारे पास? कैन वी से एफएडीएच भी बनकर आया था? जीटीपी भी बनकर आया था? तो ये जो अलग अलग करेंसी हैं ये ऐसी ही रहती हैं, इनको एटीपी में कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करना होता है। तो इसी को देखते हुए हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है उसका नाम है ईटीएस। ईटीएस बड़ा ही खतरनाक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्यारे बच्चों। और जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमारे पास प्यारे बच्चों, देखो ये तो है मेरे पास इनर मेम्ब्रेन, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये है मेरे पास इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, अंदर की मेम्ब्रेन। ये है बाहर की मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इनर मेम्ब्रेन और बाहर की मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैन वी से मेम्ब्रेन स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस? बहुत ही थोड़ा सा होता है ये, ऑल्दो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और आप लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है, उसका क्या नाम होता है? याद करो भाई। माइटोकॉन्ड्रिया को हम जूम करके देख रहे हैं तो ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये बाहर की मेम्ब्रेन हो गई, जैसे आप लोग जानते हैं ना ऐसे ऐसे लेयर होती है। तो ये वाली आउटर मेम्ब्रेन ये रही, ये वाली इनर मेम्ब्रेन ये रही, और ये बीच का स्पेस मैंने इधर बना दिया। तो अंदर अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते थे। याद आया? भूल गए आप लोग? बड़े अफसोस की बात है। तो ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स भरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स भरा हुआ है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, अब जो ये ईटीएस होता है ना, ये ईटीएस सिर्फ और सिर्फ अंदर की मेम्ब्रेन पे होता है, ठीक है। इसको बाहर वाली मेम्ब्रेन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अंदर की मेम्ब्रेन के अंदर ना हमारे पास ना 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? तो हमारे पास ऐसे 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और लास्ट में एक होता है एटीपी सिंथेटेस, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये ईटीएस जो है ना, ये 5 कॉम्प्लेक्सेस से मिलके बन रखा है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का जो नाम होता है, आप लोगों को नाम याद रखना है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। सारे बच्चे बोलेंगे NADH डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रो, ये हाइड्रोजन को निकालता है NADH में से, तो NADH डिहाइड्रोजिनेज, जस्ट से इट, NADH dehydrogenase, everybody बताए? NADH dehydrogenase, yes। इसी तरीके से मेरे पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास NADH dehydrogenase। दूसरे वाले जो उसका नाम होता है इसको हम बोलते हैं सकीनेट डिहाइड्रोजिनेज। से इट, सकीनेट डिहाइड्रोजिनेज, दूसरा कॉम्प्लेक्स का नाम है ये, सकीनेट डिहाइड्रोजिनेज, जस्ट से इट, सकीनेट डिहाइड्रोजिनेज। यस। जो मेरे पास थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम होता है उसे हम बोलते हैं साइटोक्रोम BC1। सारे बच्चे बोले साइटोक्रोम BC1। ये थोड़ा खतरनाक मैकेनिज्म है, ठीक है। वैसे आप हाई क्लासेस में पढ़ोगे, बट स्टिल यू शुड नो इट। तो जो थर्ड वाला है साइटोक्रोम BC1, जस्ट से इट। और आप फोर्थ स्टेप याद रखिए, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, जस्ट से इट, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। एंड लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और आप उससे वाकिफ भी हैं बहुत अच्छे से, इसे हम बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज, ओके। सिंथेटेज की स्पेलिंग क्या होती है? सिंथेसिस, सिंथेटेज, ओके। वैसे सिंथेटेज नहीं, सिंथेज भी बोल सकते हो, एटीपी सिंथेज, ठीक है। तो ये एटीपी सिंथेज है क्योंकि ये एटीपी फाइनली बनाता है। देखो प्यारे बच्चों, एक्चुअली इसका नाम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे पास, आप लोगों को पता है
ये NADH है। जब NADH से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, ये NADH डिहाइड्रोजनेस है, तो जब ये एक्चुअली में NADH से ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा ना, जब ये वाला H हट जाएगा, तो इससे ना तो इलेक्ट्रॉन भी निकल के आते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब देखो ये सब ना एक पिगमेंट का एक सिस्टम है, इसके अंदर FMN भी होता है, FES भी होता है, बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स भरे होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन ना इसके अंदर से ऐसे पास करते हैं। यहीं पर ये एक यूबिक्विनोन भी होता है, ठीक है, यूबिक्विनोन हाइड्राइड भी होता है ना, अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हैं। साइटोक्रोम ए भी होता है, साइटोक्रोम बी भी होता है। तो ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स से ऐसे पास करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और जब वो ऐसे पास करते हैं ना प्यारे प्यारे बच्चों, अलग अलग कॉम्प्लेक्स से जब वो पास करते हैं, तो आप लोगों को पता है क्या याद रखना है कि अंदर ना, जब वो इलेक्ट्रॉन इस सब कॉम्प्लेक्स से पास करते हैं ना, तो अंदर अंदर ना हाइड्रोजन का अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। हाइड्रोजन का मतलब प्रोटॉन का अमाउंट। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, ये वाला। कंप्यूटर जी स्पॉटलाइट ऑन करें। क्या आप देख पा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर, इसके बीच के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं मेरा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इन सब कॉम्प्लेक्स से पास कर रहा है ना, तो मेरे पास हाइड्रोजन का अमाउंट कहां बढ़ता चले जा रहा है प्यारे बच्चों, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में या फिर मैट्रिक्स में? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। थैंक यू बोलने के लिए। ठीक है, तो फाइनली अब ये जो इलेक्ट्रॉन इन सबसे पास कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन का कंटेंट जो है वो फाइनली यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस को हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आ गया है। अब देखो, अब अगर हाइड्रोजन इधर आ गया और इधर बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं है, तो बताओ एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट, कि यहाँ पे इतने हाइड्रोजन और यहाँ पे बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं। मान लो किचन के अंदर अगर मान लो अगर तुम परफ्यूम लगाते हो अपने बॉडी पे, तो तुम्हारी बॉडी पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है और जहां पे तुम जा रहे हो वहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन, तो तुम्हारी बॉडी से स्मेल लोगों को जाएगी नहीं जाएगी? यस सर। ठीक है, तो ये कहते हैं कि वो आपने तो अच्छा परफ्यूम लगाया, कि तुम कहते हो नहीं नहीं, इट्स माय नेचुरल स्मेल, ओके, इट्स नॉट द परफ्यूम एंड ऑल, ओके अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहे, एटीपी सिंथेटेज लास्ट में। अब ये जो एटीपी सिंथेटेज है ना, इसको मैंने एक दिन एक चीज बताई थी, शायद F0F1 मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, मैंने बताया नहीं बताया तुम लोगों को ये? शायद किसी और को बताया मे भी। तो ये एटीपी सिंथेटेज को हम F0F1 मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप इस तरीके से होती है बल्ब जैसी। F0F1 मॉलिक्यूल इसे बोलते हैं। तो ये क्या करता है, अब देखो कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, तो ये H+ को अपनी बॉडी से पास करवाता है अंदर की साइड। तो जब दो H+ आते हैं ना इस एटीपी सिंथेटेज से प्यारे बच्चों, इसका शेप ना देखो इस तरीके से है, ठीक है। तो जब दो H+ ऐसे बाहर आएंगे ना अंदर से, मतलब बाहर से अंदर की तरफ, तो क्या होता है, तो मेरे पास जो ADP होता है ना, वो ADP फॉस्फेट के साथ जुड़ के क्या बना लेता है मेरे पास, ATP बना लेता है। तो ये सब उन NADH FADH की वजह से ही तो अंदर की साइड में H+ बड़े थे, तो वो सब तो यूटिलाइज हो गए, उन सब से हाइड्रोजन आ गया। लेकिन अब वो हाइड्रोजन अल्टीमेटली क्या करवा रहे हैं, अब वो हाइड्रोजन एटीपी सिंथेटेज से पास कर रहे हैं, और ये ADP फॉस्फेट से ATP बन रहा है। तो ऐसा देखा गया है कि जब NADH होता है, तो NADH से 3 ATP निकल के आते हैं, FADH से ऐसे 2 ATP निकल के आते हैं, और GTP से ऐसे 1 ATP निकल के आता है। तो इसलिए हम बोलते हैं NADH इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP। ठीक है, तो ये जो F0F1 मॉलिक्यूल है, ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, कैन वी से ये अंदर के हाइड्रोजन को उस ग्रेडियंट को कंप्लीट करने के लिए, वो जो प्रोटॉन बन गया था ग्रेडियंट, उसको फिर से न्यूट्रलाइज करने के लिए, फिर से बैलेंस करने के लिए, 2 H को निकालता है, 1 ATP बनाता है, फिर दोबारा से 2 H लेता है, फिर दोबारा से ATP बनाता है। तो NADH से ऐसे कितनी बार होगा, 3, FADH से 2, GTP से 1। डिड यू गेट इट एवरीबॉडी? यस। अरे बाप रे, ठीक है, तुमने कुछ वो लिया है, कुछ दवाई वाई ली है, गला खराब हो रखा है तो? डेंगू वेंगू तो नहीं हुई है? नो सर। ओके, सानवी प्यारी बच्ची, तो समझ में आ रहा है ये सब? यस सर। सर ये तो लास्ट चैप्टर के कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस से मिल रहा है, ये जो लास्ट स्टेप है। हाँ हाँ, सर ने समझाया वाला टॉपिक या नहीं? समझाया है। यस सर, हाँ ओडीएस हाँ, ये ऑलमोस्ट उसी से मैच करता है। यस 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 यस, वहां पे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन था आई गेस उसका, H+ का केमियो यस सर था। ऑस्मोटिक। ठीक है, तो करवा चुके हैं सम्राट सर इस चीज को?
यस सर हो गया ओके, तो ये ऑलमोस्ट उसी सर, के चैप्टर जैसे। ओवर हो गया है फोटोसिंथेसिस इन ठीक है, हायर प्लांट। तो इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स भी बताए होंगे फिर तो सर ने बताए थे, जैसे FAS हो गया, FAD हो गया, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम BC, कॉपर के इसके अंदर कंपाउंड्स बने होते हैं, ठीक है, बड़े खतरनाक से होते हैं वो यूबिक्विनोन, लेकिन ये आता नहीं। इतना डिटेल में नहीं बताया। क्या? अच्छा, इतना हाँ तो डिटेल में इतना नहीं डिटेल में बताया। आता भी नहीं है, इतना डिटेल में ये आता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि एटीपी सिंथेटेज का क्या फंक्शन है और इनके कॉम्प्लेक्सेस का क्या नेम है और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ कैसे जा रहे हैं, ठीक है, याद रहेगी प्यारे प्यारे बच्चों। तो जरा एक बात बताना, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पे क्रिएट हुए हैं, मैट्रिक्स में या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ओके, और फिर जब एटीपी निकलना था तो फिर एटीपी मैट्रिक्स में निकले। ओके, तो देखो अब जो आपने ये सब पूरा का पूरा प्रोसेस देखा है ना, अच्छा एटीपी सिंथेटेज का कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है? एटीपी सिंथेटेज का कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है वो? एटीएस का कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? फिफ्थ। एफ नॉट एफ। फिफ्थ है ना, अरे फिफ्थ नंबर है ना, हाँ, और उसका एक और नाम क्या है? एफ नॉट F1। वेरी गुड, ठीक है, तो मैं अब आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, उससे आपको थोड़ी सी और हेल्प मिलेगी कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर, ठीक है, एक सेकंड जस्ट, थोड़ा सा मे बी वो आपको थोड़ा सा वीडियो के अंदर और थोड़ा सा खतरनाक लगे, बट इतना खतरनाक है नहीं क्योंकि इतना डिटेल में आना नहीं है। पहले तो इसका डायग्राम बहुत ही गलत तरीके से दिखा रखा था, वो तो बाद में फिर इसको क्या करा गया, मतलब थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और तुम्हारी एनसीईआरटी में फिर इसको थोड़ा सा ठीक किया गया, ठीक है, तो मैं एक सेकेंड एक वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को, उससे थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको इतना ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन निकलते हैं क्योंकि इनका नाम ही यही है, NADH डिहाइड्रोजनेज, FADH डिहाइड्रोजनेज, तो ये हाइड्रोजन वीडियो प्ले हो गई। यस, वीडियो प्ले हो गई है। अच्छा आवाज आ रही थी आपको? यस सर आ रही थी। ओह माय गॉड, Electron transport. एक सेकंड जस्ट, एक सेकंड जस्ट, क्या आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? यस सर। ओके, Chain or respiratory. It is present in the inner mitochondrial membrane. आपको आवाज आ रही है कंप्यूटर की? यस सर। The electron transport chain consists of various electron transport or electron carrier molecules. The electron transport molecules are arranged in a sequence. They carry or transfer electrons from reduced coenzymes like NADH, FADH2 to the final electron acceptor, that's oxygen. The electron transport molecules are known as components of the respiratory chain. Some of them are proteins. However, non-protein carriers are also present. The position of a particular component in the respiratory chain depends on its redox potential. The components of the respiratory chain are arranged in the order of increasing redox potential. Starting compounds have negative redox potentials, and terminal components have positive redox potentials. Therefore, in the respiratory chain, electrons flow from negative to positive. These are different chemicals, okay, different pigments आते हो, तो ये different टाइप के pigments है जो कि अभी आपको याद नहीं करने, but you should know. साइटोक्रोम B, ठीक है, प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम A, अलग अलग टाइप के प्रोटीन है। In the respiratory chain, electrons flow from NAD to cytochromes via coenzyme Q, and then from cytochromes to molecular oxygen. Coenzyme Q also collects electrons from FAD. The transfer of electrons from substrates to NAD and FAD is catalyzed by dehydrogenases. At the electronegative end of the respiratory chain, NAD-linked dehydrogenases, malate and glutamate dehydrogenases ये थोड़ा catalyze complicated way transfer में of समझा रहे हैं। electrons from substrates. एक सेकंड जस्ट,
एक्चुअली दे आर एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे, ठीक है। तो बस यहाँ से आप complexes देखना है। rather than क्या आप लोग देख पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5? Yes, sir. ठीक है। अब अगर आप ये देख पा रहे हो तो देखो एक जगह अब क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन का कंटेंट एक साइड ज्यादा हो जाएगा, एक साइड कम। और फिर ये जो आप देख रहे हो F0 F1 मॉलिक्यूल जो 5th कॉम्प्लेक्स है, देखना यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे और एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी, इसलिए इसका नाम एटीपी सिंथेटेज भी रखा गया है। single entities. On NAD, coenzyme Q and cytochrome C are present as individual components, whereas rest of the components of the respiratory chain are present as complexes. The respiratory chain consists of 4 complexes and 3 mobile carriers. The complexes are complex 1, 2, 3, and 4, and mobile carriers are NAD, coenzyme Q, cytochrome C, and oxygen. All the complexes are integral membrane proteins. Each complex is involved in oxidation, accepts electrons from mobile electron carriers, and passes electrons to Oxidation another means mobile loss of electron electron. carrier. That's why. Complex 1. Complex 1 is NADH coenzyme Q reductase or NADH dehydrogenase. FMN and iron sulfur clusters are prosthetic groups of this enzyme. Electrons collected by NAD are transferred to coenzyme Q by NADH coenzyme Q reductase via FMN and iron sulfur cluster. So NAD is oxidized. Complex 2. Complex 2 is succinate coenzyme Q reductase. It also contains FAD and iron sulfur clusters. Complex 2 transfers electrons from succinate and glycerol 3 phosphate to coenzyme Q via FAD and iron sulfur cluster. Complex 3. Complex 3 is coenzyme Q cytochrome C reductase or cytochrome reductase. It also contains iron sulfur cluster. Complex 3 transfers electrons from coenzyme Q to cytochrome C via cytochrome B, C, and iron sulfur cluster. As a result of this, coenzyme Q gets oxidized. Complex 4 is cytochrome oxidase. It transfers electrons from cytochrome C to a final electron acceptor, oxygen. Hence, cytochrome C is oxidized. तो आप लोगों ने Join the community of more than एक सेकंड जस्ट, तो आप लोगों ने बस ठीक है कि एक सेकंड, तो आप लोगों ने एक इंट्रोडक्शन तो वीडियो का देख लिया, ऑल्दो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में समझा रहे थे, बट मुझे लगता है कि ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि आपको शायद समझ में आ ही गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था, राइट? तो अल्टीमेटली Yes. आपको कॉम्प्लेक्स के नेम पता होने चाहिए, वो कहाँ पर कैसे अरेंज है, ठीक है। अल्टीमेटली प्रोटॉन का ग्रेडियंट यहाँ पे पड़ गया है बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर वन, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ से दो दो करके वो निकलेंगे और उतनी ही एटीपी हमारे पास बनकर आ जाएगा। यही था हमारे पास लास्ट स्टेप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बट कभी कभी एग्जाम में इनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, तो वो आपको एनसीईआरटी से जैसी फिगर है वैसी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वाला डायग्राम की चीजें बच्चे भूल जाते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये समझो कि प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम इसी का ही है। तो आप लोग जैसा एनसीईआरटी में बनाया है, आप लोग सेम डिट्टो वैसा ही करके जाएंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? ओके। Yes, sir. तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको करना पड़ेगा और मुझे लगता है कर भी लोगे, कोई इतनी खास दिक्कत नहीं आएगी। बस कॉम्प्लेक्स के नाम पता होने चाहिए और बीच में जो हमारे पास कुछ पिगमेंट के नेम है उनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 4 स्टेप खत्म होते हैं, लेकिन कुछ साइडवेज टॉपिक भी है जो आपको लेना है। अच्छा देखो, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्रोसेस होता है, रेस्पिरेटरी जो पैथवे है, ठीक है, रेस्पिरेशन पैथवे भी बोल सकते हैं उसे, एक्चुअली में उसे हम एम्फीबॉलिक पैथवे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एम्फीबॉलिक का मतलब होता है दोनों चीजें, आप लोगों को 10th क्लास में बताया गया होगा। एम्फीबॉलिक पैथवे का मतलब है कि नॉट ओनली कैटाबॉलिज्म बट आल्सो दी एनाबॉलिज्म, तो दोनों ही चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, ठीक है, कैटा और एना। कैटा का मतलब ब्रेक डाउन और एना का मतलब फॉर्मेशन। तो रेस्पिरेटरी के अंदर दोनों ही चीजें इन्वॉल्व होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मुझे एक बात बताओ, अच्छा मुझे एक बात बताना, एक लड़की है जो बहुत ही पतली है लेकिन वो खाना बहुत खाती है, तो अगर वो खाना बहुत खाती है तब भी वो पतली है, तो इसका मतलब उसकी बॉडी में एनाबॉलिज्म ज्यादा है या कैटा? उसकी बॉडी में कैटाबॉलिज्म ज्यादा है ना, ब्रेकडाउन बहुत हो रहा है लेकिन कुछ Yes, बन नहीं sir. रहा बॉडी में।
और अगर मान लो कोई अगर थोड़ा सा बर्गर भी खा लेता है तो अगले दिन वो हेल्दी हो जाती है बहुत, तो उसकी बॉडी में एनाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है क्योंकि फॉर्मेशन ज्यादा हो गया बॉडी में। और जो हेल्दी होते हैं कितना भी खा लें, कितने भी कुछ भी कर ले, उनकी बॉडी उतनी मेंटेन रहती है, तो इसका मतलब उनकी बॉडी में एक बैलेंस्ड कैटा और एनाबॉलिज्म मेंटेन्ड है। Yes. तो रेस्पिरेटरी पैथवे भी अपने आप में एक एम्फीबोलिक पैथवे कहा जाता है। आप लोगों को पता है फैट से अल्टीमेटली क्या चीज टूटती है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, याद है 10th क्लास? यस सर। तो Yes, स्मॉल sir. इंटेस्टाइन के अंदर आप यही कहते थे, जो कि अपने आप में ट्राइग्लिसराइड भी कहलाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये ना पता है डायरेक्टली किसके अंदर एंटर कर जाता है? एसिटाइल कोए की तरफ से, मतलब डायरेक्ट सेकंड स्टेप में एंट्री। और आगे जाके फिर ये क्या करेगा? आगे जाके ये क्रैब साइकिल बनाएगा, क्रैब साइकिल से फिर से एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो फैटी एसिड के लिए था ये, फैटी एसिड भी कर सकता है। ऐसे ग्लिसरॉल भी जाएगा, लेकिन ग्लिसरॉल जो होगा हमारे पास वो पहले अलग अलग पायरुविक एसिड बनाएगा, पायरुविक एसिड के बाद वही सेम स्टेप, ठीक है, पायरुविक एसिड, और फिर जाके वो मतलब अल्टीमेटली जितनी भी चीजें हैं वो सब इन सब के अंदर जा रही हैं, सिर्फ वो कार्बोहाइड्रेट के लिए वैलिड नहीं है। वो तो हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को ये पूरे राइट है। ये ग्लूकोज वाला तो आपने पढ़ ही लिया, इसी के लिए इसी को लेकर तो हमने करवाया हर चीज, पूरा का पूरा ये एसिटाइल को ये बनेगा, फिर क्रैब साइकिल में जाएगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट तो पता ही है, लेकिन फैट भी जाता है और इसी तरीके से प्रोटीन भी जाता है। आपको पता है प्रोटीन आगे जाके किसमें कन्वर्ट होता है? अमाइनो एसिड में, राइट? पढ़ा होगा ना, अमाइनो एसिड बहुत सारे होते हैं हमारे पास, लाइक एलेनिन, वेलिन, लियोसिन, आइसोलियोसिन, ट्रिप्टोफैन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, बहुत सारे टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। अभी आपको याद नहीं करना, डरने की जरूरत नहीं। तो ये अमाइनो एसिड डायरेक्टली पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड बनने के बाद ये भी एसिटाइल कोई बनाएगा, और एसिटाइल कोई के बाद क्रैब साइकिल बनाएगा। तो इसका मतलब जितनी भी चीजें हम खा रहे हैं अल्टीमेटली वो हमको एनर्जी दे रहे हैं, हमको एटीपी दे रहे हैं, यस और नो? अगर नहीं दे रहे होते Yes. तो हम तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाते, हम क्यों प्रोटीन खाते हैं, हम क्यों फैट भी खाते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हाँ पढ़ा हमने कार्बोहाइड्रेट को लेकर है, ग्लूकोज को लेकर है, लेकिन बाकी चीजें भी तो करती है भाई, ठीक है, और ये सब बनाती है। तो रेस्पिरेशन जो है वो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन भी कर रहा है, और ब्रेक डाउन करने के बाद हमारी बॉडी में एनर्जी भी बना रहा है। तो एनर्जी बना रहा है तो एना, और ये चीजें ब्रेक डाउन हो रही है तो कैटा। तो इसीलिए रेस्पिरेटरी पैथवे को क्या बोलना चाहिए? एम्फीबॉलिक पैथवे, और लाइक समथिंग एल्स, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और नॉन ऑफ दीज। Amphibolic pathway. So respiratory pathways involving both the things, anabolism and the catabolism. Anabolism means synthesis, catabolism means breakdown. That's why it is considered as an amphibolic pathway. ठीक है रिया प्यारी बच्ची, हर्षिता, सानवी, any doubt in this? Yes. तो अमाइनो, एक बच्ची ने बोला कि क्योंकि शास्त्री कई बहुत थी, इसी तरीके से अमाइनो है, पायरुविक एसिड भी कभी अमाइनो एसिड थी। तो क्या वो बात सही हो सकती है? क्या पायरुविक एसिड भी कभी अमाइनो एसिड थी? Yes, sir. हाँ, हो सकती है, चांसेस की बात है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल कोई मना थोड़ी कर रहा है, ठीक है भाई, याद रहेगा। अच्छा, ग्लिसरॉल भी आगे जाके पायरुविक एसिड बना सकता है, क्या ये बात सही है? ग्लिसरॉल चाहे तो वो भी आगे जाके पायरुविक एसिड बना सकता है। Yes, sir. बिल्कुल बना सकता है, यस, ठीक है। और ये जितने भी होते हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये तीनों ही हमारी बॉडी में क्रैब साइकिल करवा सकती हैं और एनर्जी भी दे सकती हैं। क्या ये बात भी सही है? Yes, sir. सोच लो एक बार, मुसाफिर हो। बिल्कुल सही है, अभी तो समझाया, ठीक है बच्चे। सानवी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना? सर आ रहा है। अच्छा तो बताना एक बार, ये क्या है एम्फीबॉलिक का मतलब क्या होता है? सर मतलब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। वेरी गुड, शाबाश, 2 शब्दों में सारी बातें खत्म कर दी, वेरी गुड। इसे ही कहते हैं कम शब्दों में सब कुछ बता देना। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है? आरक्यू, इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसका सिंपल सा मीनिंग है, जैसे को मैंने सांस ली, तो मैंने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाली टू द रेशियो ऑफ मैंने कितनी ऑक्सीजन ली थी। आप लोगों को हमने पढ़ाया पूरा 100% हमारी तरफ से, वो हमें लगता है, ठीक है। और आप लोगों के मार्क्स कितने आए? सिर्फ मान लो 88 मार्क्स आए आपके,
तो इसका मतलब आपके मार्क्स कितने हैं 88, लेकिन हम सब लोग क्या कंसिडर करते हैं कि हमने आपको कितना पढ़ाया 100%, तो 85 अपॉन में 100 ही तो आते हैं मार्क्स लोगों के, 100 अपॉन में 85 आते हैं। 85 upon 100. हाँ, तो इसका मतलब 85 आपकी परफॉर्मेंस है और 100 Yes. मतलब टीचर ने आपको 100% पढ़ाया, चाहे पढ़ाया हो या ना, वो तो 100 ही लिया जाता है भाई, अफसोस। Yes, ठीक sir. है, तो इसीलिए आरक्यू हमारे पास क्या होता है, आरक्यू हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना CO2 बनकर आएगा टू दी व्हाट, टू दी, Volume of O2 consumed. वेरी गुड, शाबाश। ये आपने पहले पढ़ लिया या फिर आप लोग सच में समझ के बता रहे हैं? मुझे लग रहा है स्कूल में हो पढ़ चुका लिया है, है, पढ़ लिया है हो ना? चुका है. हाँ तभी, वरना एक बार वैसा कहाँ बता। तो ये आरक्यू जो होता है हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो ये इसको हम आरक्यू बोलते हैं, इससे पता लगता है कि कितना CO2 लिया गया होगा, कितना CO2 निकाला गया होगा, कितना O2 लिया गया होगा। अगर मैं बात करता हूँ, मान लो यही कि मेरे पास C6 ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो रेस्पिरेशन में, तो आपको पता है कि 6 CO2 निकलता है, राइट प्यारे प्यारे बच्चों, 6 H2 निकलता है और कुछ एनर्जी Yes, sir. निकलती है, यही तो एनर्जी 38 है। अब मुझे एक बात बताओ, लेकिन CO2 कितना निकला 6, ऑक्सीजन कितने नंबर ऑफ मोल कंज्यूम हुए थे 6. तो 6 और 6 अगर कंज्यूम हो गया तो फिर कितना आएगा आरक्यू, इसका कार्बोहाइड्रेट। 1. इसका मतलब, अरे कोई रास्ते में है क्या, तुम ट्रैवलिंग कर रही हो अर्शिता? No, sir. मुझे भी गाड़ी की आवाज आई पी। ओके No, sir. घर पे ही हूँ. ओके, तो ये हमारे पास आरक्यू आ जाएगा 1। ठीक है रिया, तुम ट्रैवलिंग कर रही हो? No, sir. ओके, तो ये था हमारे पास आरक्यू। तो आरक्यू अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ तो कितना आता है 1 आता है, इसका मतलब इक्वल आता है। अच्छा, अगर मैं फैट की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है, फैट का हमेशा ध्यान रखना, जो आरक्यू होता है, ठीक है, वो लेस देन 1 आता है। ठीक है, तो लेस देन हमारे पास 1 होता है, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी एक फैट की बात करता हूँ, एक होता है मेरे पास ट्राईपाल्मिटीन, ठीक है, तो एक मेरे पास ट्राईपाल्मिटीन होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो मेरे पास होता है C51H98O6, इसे हम बोलते हैं ट्राईपाल्मिटीन। ठीक है, इट इज अ फैट, ट्राईपाल्मिटीन। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये 145 ऑक्सीजन ले लेता है, 145 लेने के बाद ये CO2 बहुत ही कम देता है, 102 CO2 देता है, बाकी के सब साइड प्रोडक्ट है, उससे हमें मतलब नहीं है, बाकी एनर्जी निकलती है। तो मुझे बताना, तो ये क्या हो जाएगा 102 अपॉन में 145, राइट, क्योंकि CO2 102 है और ये 145, तो भाई ऑक्सीजन ज्यादा ली, ये कम दी, तो इसका मतलब पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हुआ ना, तो ऑब्वियस ही बात है ना 0.7 आएगा बच्चे। Yes, sir. अगर तुम Yes, sir. ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हो और प्रोडक्ट कम दे रहे हो तो वो फैट, तभी तो लोग फैट कम लेते हैं, क्योंकि फैट एक तरह से एनर्जी ज्यादा नहीं देता है, बल्कि बॉडी में लग और जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की जगह पे मोटाबॉलिज्म हो Yes, sir. जाता है, तो सब मोटे हो जाते हैं फिर। ठीक है, मेरी बॉडी में ऐसे ही चल रहा है आजकल, जैसे ही आप लोग 25 से क्रॉस करोगे तो पता लगेगा आपको। ठीक है, इसलिए अभी है जो है, जितना खाना सकता है खाओ, जितना एंजॉय कर सकते करो, उसके बाद तो फिर आप लोग जानते हैं क्या होगा। ठीक है बच्चे, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? रिया, सानवी, प्यारी No, बच्ची। sir. तो ये था हमारे पास लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम था आरक्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ऑल्दो क्वेश्चन इसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटी सी स्लाइड दिखाई जाए, जिसके अंदर, मतलब वैसे तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर की जी की तरफ से भी अगर हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा तो हमें थोड़ा अच्छी प्रसन्नता होगी। तो ये था आपका सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी। तो कैसा चैप्टर था ये? बहुत ही इजी था, लेकिन याद करने वाला काफी था, राइट? तुम लोगों को लग रहा होगा मैंने जल्दबाजी में करवाया है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करवाया, इसमें पढ़ाया ही इतना जाता है, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे साथ याद थोड़ी करूंगा, तुम्हें तो ऑलरेडी याद कर रखा है, तुमको याद करना है ना भाई। अब मैं तुमको याद थोड़ी करवाऊंगी, बोलो तुम ये स्टेप बोलो, चलो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पीछे, मेरे पीछे पीछे बोलो। तुम अब इतने बड़े हो चुके हो, 11th क्लास में आ चुके हो, तो याद अब आप खुद कर सकते हो, मेरे हिसाब से बच्चों की तरह याद थोड़ी करवाएंगे हम। ठीक है, रिया, सानवी, हर्षिता, Yes, sir. ओके। हाँ, आप लोग कहेंगे सर कोई ट्रिक बता दो। देखिए, अब आप 11th क्लास में आ चुके हैं, ट्रिक बताई जाती है 8वीं तक के बच्चों के लिए, 10th तक के बच्चों के लिए मैक्सिमम। ठीक है, फिर बाकी कोई ट्रिक नहीं होती है, आपको खुद अपनी ट्रिक बनानी होती है। अब आप खुद बनाए, खुद ही सब कुछ करें। आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आगे जाके डॉक्टर बनेंगे।
ठीक है, तो अब आप खुद ही सब कुछ करें, खुद ही आपको थोड़ा लोड लेना पड़ेगा लाइफ में। सर यस 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 मेरी बच्ची। तो ये पिछले चैप्टर का जो सेल साइकिल का उसका एक ही वीडियो आया है, अपलोड हुआ है, उसके अलावा और कोई वीडियोस अपलोड नहीं है। तो मैंने इस चैप्टर को वही क्लास एक ही है। सर सेल साइकिल अच्छा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यस सर, उसका एक ही। ओह ओके ओके, ठीक है, मैं कर दूंगा। क्या तुमने मिस करी थी क्या क्लास? नहीं सर, वो नोट्स लिखने थे नहीं। ओके ओके ठीक है। क्या आप लोगों के सामने एक स्लाइड दिख रही है? यस सर। तो अगर आप लोगों को एक स्लाइड दिख रही है तो देखिए आप लोग, प्यारे प्यारे बच्चों, ये चीज हमने पढ़ी थी, ये वहीं से दिखा रहे हैं जहां से हमने छोड़ा था। तो देखो अब, अरे एसिटाइल कोए का दिखा रही है, तो ये सब तुमने कर लिया है राइट, क्रेब्स साइकिल। यस सर। देखो इन्होंने एक्स्ट्रा भी दिखा रखे हैं, तो अभी आपको इतनी बड़ी क्रेब्स साइकिल याद नहीं करनी है, आपको शॉर्ट वाली याद करनी है जो आपकी एनसीईआरटी में। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाले साइकिल करेंगे, अभी आप इतनी बड़ी साइकिल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वही याद हो जाए वो बहुत बड़ी बात, अलग से और क्या ही करेंगे। ठीक है, अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में क्या फर्क है? ऑफ कोर्स भैया, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेप है। इसके 9 स्टेप होते हैं, वैसे बोलते तो 10 है लेकिन 9 ठीक है। इसके 8 होते हैं, ये सर्कुलर होती है, ये सीधी होती है, ऊपर से लेके नीचे तक ये गोल गोल घूमती है राइट। इसमें एटीपी इतना कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर एटीपी कंज्यूम होके फिर वो एनएडीएच और एटीपी निकालता है। इसमें कोई भी एटीपी कंज्यूम नहीं होता, सिर्फ बनता है एनएडीएच, एफएडीएच, जीटीपी, ये सब बनता है। ठीक है, इसमें कोई भी CO2 प्रोड्यूस नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे 2 बार CO2 प्रोड्यूस हुई थी, अगर आपको याद हो तो। याद है? देखो क्या ये CO2 प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, ऐसे इसके नीचे भी CO2 प्रोड्यूस हुई थी यहाँ पे, अच्छा इन्होंने दिखा नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पर भी CO2 प्रोड्यूस होती है। ठीक है, देखो ये 5 कार्बन से 4 कार्बन बन गई, तो यहाँ पर भी CO2 प्रोड्यूस होती है, जो यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो ये CO2 प्रोड्यूस करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस। एक फर्स्ट स्टेप होता है, क्रेब्स साइकिल एक थर्ड स्टेप होता है। अब आ रहे हैं यहाँ से जो अब आपको पढ़ना था, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ETS होता है राइट, बहुत सारे एंजाइम्स लगे होते हैं एक बहुत ही स्पेसिफिक सीरीज के अंदर, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं राइट। If I ask you what do you mean by the electron transport system, then what do you have to say? You have to say a number of electron and proton transporting enzyme and the carriers, they are arranged in a specific series, they are called ETS. ठीक है, ये जो एंजाइम और कैरियर्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं वन मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में राइट, एक्सेप्ट करने के बाद। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो मैं लॉस ही तो करूंगा इलेक्ट्रॉन का, ताकि किसी और के पास जाए, फिर वो भी लॉस करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ड देते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ठीक है, और वैसे भी वाटर का भी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो भी तो इलेक्ट्रॉन निकालता ही है। H2 जब टूटता है तो 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन ही निकालता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन बनकर आते हैं यहाँ से। अब हमारे पास टर्मिनल ऑक्सीडेशन के अंदर 2 स्टेप है, एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो अब ये चीजें हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास ETS के अंदर 5 कॉम्प्लेक्सेस आए थे, याद आया? NADH डिहाइड्रोजन, सेकेंडरी डिहाइड्रोजन, साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड ATP सिंथेटेज। यू नो इट और नॉट? सबसे पहले यस सर। आया था। तो ये 5 कॉम्प्लेक्सेस का एक ETS सिस्टम होता है। अब जो NCERT वाला डायग्राम था ना पहले, अब तो मॉडिफाई हो गया है, पहले इतना खतरनाक डायग्राम था। ठीक है, तो ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, स्पेस ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये मैट्रिक्स अंदर का। तो देखो इस तरीके से देख रहे हो कि H+H+ अंदर आते जा रहे हैं, और जब ये H+ आते जा रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट में एक्चुअली में लिखा हुआ था ATP सिंथेटेज, वो फिर H+ यहाँ से जाएंगे और एनर्जी निकालेंगे, और ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं अंदर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के, तो यू नीड टू रिमेम्बर दैट। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है? वही जो ATP बनकर आ रहा है। It involves the synthesis of ATP molecule during the oxidation of NADH and FADH produced in the respiration, right? तो जो FADH बन, क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये NADH अपना हाइड्रोजन लॉस करेगा, FADH अपना हाइड्रोजन लॉस करेगा, लॉस करने के बाद ही तो ATP निकल के आएगी जब ग्रेडियंट बनेगा, इसलिए इस प्रोसेस का नाम रख दिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ATP बनकर आ रहा है फॉस्फेट, तो दिस एंजाइम इज एक्चुअली इन्वॉल्व द ATP सिंथेटेज, और उस 5वें कॉम्प्लेक्स का नाम भी यही था। देख रहे हो 5वें कॉम्प्लेक्स को हमने अलग से तवज्जो दी है,
इसको हम F0 F1 मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, देख पा रहे हो आप, इनर मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है, देख रहे हो इधर 2H+2H+ ऐसे बाहर निकल के आ रहा है। जब ये बाहर निकल के आ रहा है तो ये ADP एक फॉस्फेट के साथ जुड़ के ATP बना रहा है, so it is also known as the ATPase or the coupling factor, so it is present in the inner membrane of the mitochondria. कोई डाउट है हर्षिता, रिया, सानवी, एनी सिंगल डाउट है? No, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, तो ये हमारे तो ATP के दूसरा नाम क्या है? F0 F1 मॉलिक्यूल, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देख पा रहे हो अपने आप में, देखो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिख रहे हैं अंदर अंदर ऐसे ऐसे, और ये FADH NADH, Yes, sir. देखो FADH का डिहाइड्रोजनेज हुआ तो देखो हाइड्रोजन निकल के आ रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन ऐसे ट्रांसफर होते चले गए और फाइनली ये मेरे पास ATP है। देखो पांचवा सिस्टम देख रहे हो, ये देखो ये वाले हाइड्रोजन ये ऐसे अंदर अंदर की साइड आ रहे हैं मैट्रिक्स की तरफ, तो जब अंदर की साइड आ रहे हैं तो देखो ये लिखा है ADP से फॉस्फेट मिलके ATP बन गया। सारे एच यहाँ पे पहुंच चुके थे, भी एक एक करके दो एक साथ आएंगे तो ये ATP बनाता है। ये प्रोसेस दिखा रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और मुझे बताने की जरूरत है नहीं। गॉट इट? तो अब ये एक Yes, ओवरऑल sir. ओवरव्यू बताया है कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस के पायरुवेट बनने के बाद एसिटाइल कोए बनता है, याद आया? एसिटाइल कोए के बाद सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड बनने के बाद फिर आपके पास जो ये मॉलिक्यूल आए हैं इन सबको में कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का यूज करके। फाइन। और ऐसा नहीं है सिर्फ ग्लूकोज ही ट्रांसपोर्ट को पार्टिसिपेट करता है, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड भी करता है, तभी तो इसको एम्फिबोलिक पाथवे बोलते हैं। क्या कोई भी डाउट है इसके अंदर? हर्षिता, रिया, सानवी, प्यारी बच्ची? No, sir. पक्का? सोच लो। Yes, sir. ओके, तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में, और आपको RQ भी पता लग चुका होगा, ठीक है ना? ओके, तो ये थे हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप अबाउट द रेस्पिरेशन। ओके, तो अभी के अभी आप अपनी वीडियो ऑन करेंगे सारे बच्चे, और आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल अभी मुझे बना के देनी है बिना देखे। पहले आप देख लें कैसे होता है, और सारे स्टेप पे कैसे कैसे क्या हो रहा है वो आप बिना देखे मुझे सेंड करेंगे राइट नाउ, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है? आप बस पहले मुझे भेजें।